मैं यही चीज़ समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ख़ैर चलिए आपके जिसको नज़रिया पाकिस्तान है उसकी वजह से काफ़ी सारी मजबूरियाँ हैं और भारत को दुश्मन के हिसाब से देखना जो है वो लाज़िम हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया में तो ऐसी चीज़ है नहीं, आपको भी पता है कि 25 साल इंडिया ने दे के रखा आपको क्या बोलते हैं एमएफएन। पाकिस्तान हमेशा से भारत को अपना दुश्मन मानता आया है और आगे भी मानता रहेगा। पता नहीं हम हिंदुस्तानियों को ये बात कब समझ में आएगी कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और हमेशा दुश्मन रहेगा, और हमें भी दुश्मनी उसी तरह से निभानी चाहिए जैसे पाकिस्तान अपनी दुश्मनी निभा रहा है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि आरजू काज़मी और संजय दीक्षित ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में इकनॉमी की हालत कैसी है, वह किस तरह से लोन और कर्ज में डूबा हुआ है और वगैरह वगैरह की बहुत सारी चीज़ें पर उन्होंने डिस्कस करा है कि क्या स्थिति है पाकिस्तान में, कैसे लोग जी रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान हर बात में इंडिया की बराबरी करना चाहता है, लेकिन उसे भी पता है यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन वह अपने ईगो में आकर, अपने ये इसमें आकर हम भी बड़े हैं, उसी चक्कर में वो अपना सब कुछ दिन ब दिन गंवाता जा रहा है। अभी वहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बराबरी हिंदुस्तान से करने की सोच रहा है। पहले भैया अपने खाने के तो बारे में सोच लो, उसके बाद हिंदुस्तान से बराबरी करना। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत सारे साल पड़े हुए हैं, तुम बराबरी कर सकते हो भारत की, लेकिन पहले अपने बारे में सोचो, अपना खाना पीना करो, अपने आतंकवादियों को समेट के रखो ताकि वह दूसरों पर अटैक ना करें। वहाँ पर खुद के बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, वही आतंकवादी उन बच्चों को मारते हैं। और अभी हाल में ही आपने देखा कि तालिबान ने किस तरह पाकिस्तान को अपनी ज़मीन पर से खदेड़ रहा है। वो बता रहा है कि यह ज़मीन मेरी है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया हुआ है। तो इन सब बातों पर पाकिस्तान का कोई ध्यान नहीं है, और वहाँ पर इस ऐसे हालत हो गए हैं कि नमक पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। मतलब अब सोचिए कोई इकोनॉमी कितनी नीचे गिर सकती है। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो आतंकवाद पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह उसके रेट बढ़ते रहेंगे, चीज़ों के, लोग भुखमरी के शिकार होते रहेंगे, धोने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, ये हालत आगे भी जारी रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का, और पाकिस्तान ने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो वो तो फिर बाद में जाके 2 साल पहले वो मुलतवी हुआ। अब 2 चीज़ें मैं देखता हूँ, एक तो मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, जैसे पावर। अब इंडिया में पावर सरप्लस है और पावर जो है वो बांग्लादेश को इंडिया बहुत सस्ते दामों पे बेच रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया से पावर नहीं लेगा, वो चाइना की कंपनियों से करार करके 18 रुपए 20 रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से जो उस टाइम पे किया था, अब तो बढ़ गए होंगे, तो मेरे ख्याल से 25-30 रुपए हो गए होंगे। जो उस वक्त का जो एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से जो किया था जब सीपेक शुरू हुआ था। तो ये इकोनॉमी मुझे तो समझ में नहीं आती, ख़ास तौर से जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिजली के वजह से, बिजली के रेट की वजह से वर्ल्ड मार्केट में अनकम्पिटिटिव होती जा रही हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि आपकी रेलवे की बात होती रहती है कि साहब कि रेलवे को किस तरह से सुधारा जाए, और रेलवे को सुधारने के लिए इंजन की कमी है। तो तरह-तरह की जगहों से इंजन मँगाए जाते हैं, यहाँ आके फ़ेल हो जाते हैं। इंडिया अपना पूरा रूट इलेक्ट्रीफाई करने की तरफ जा रही है 2 साल में। करीब-करीब सारे रूट्स इलेक्ट्रीफाई हो जाएँगे। मेजर रूट्स तो पहले ही इलेक्ट्रीफाइड हैं, जो आप ये समझिए कि जहाँ 90% ट्रैफ़िक चलती है। तो इस वक़्त यहाँ पे कोई 4000 डीज़ल इंजन जो हैं, बाय द वे इंडिया के पास 12,000 इंजन्स हैं टोटल। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट शायद 200-300 इंजन्स की है। यहाँ 4000 डीज़ल इंजन जो हैं वो स्क्रैप किए जा रहे हैं, और कुछ जो कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश है, वो उनमें से बहुत सारे जो वो
इंजन जो है, क्योंकि उनकी लाइफ अभी काफ़ी बाकी है, उनको ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ से नहीं लेगा, वो चाइना से लेगा, कोरिया से लेगा। और चाइना और कोरिया वाले तो आपको पता है कि इंजन आके कबाड़ हो गए। उसके बाद फिर जीई से जो कुछ लिए हैं वो चल रहे हैं। वो भी जो है वो अधिकतर जो है वो अंडर पावर्ड है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो किस तरह के, क्योंकि इकोनॉमी की बेसिक चीज़ होती है प्रैग्मेटिज्म, कि एक प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो अगर बिल्कुल ही प्रैग्मेटिज्म नहीं है, आइडियोलॉजी जो है वो हावी है इकोनॉमी के ऊपर, तो इकोनॉमी कैसे आगे जा सकती है? नहीं सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो ईगो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और दूसरा ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो भारत के साथ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर जिस दिन ये कंपटीशन करना छोड़ देंगे और ये बात समझ लेंगे कि जी हम जो है वो भारत जितनी इकोनॉमी हमारी नहीं है, ना उतना लैंड हमारे पास है, ना उस तरह की बाकी चीज़ें हमारे पास हैं, तो शायद हम संभलना शुरू कर दें। जिस दिन हम कंपटीशन छोड़ देंगे उस दिन शायद हम संभल जाएं। अगर जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ कि जी भारत से जो है वो हमें रेलवे इंजन ले लेना चाहिए, या जो चीज़ भी अगर हम ऐसी है जो हम भारत से ले सकते हैं बजाय चाइना या किसी दूसरी जगह जाने के। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि जिस दिन ये काम शुरू हुआ तो सर बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी पाकिस्तान में, और अच्छा। फिर हम ये कैसे कहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है? क्योंकि भारत के साथ तो हम ट्रेड कर रहे हैं, भारत के साथ हम रेलवे इंजन ले रहे हैं, भारत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, भारत के साथ हम आना जाना कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम भारत से ले सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो दूसरे जिंदगी में इस्तेमाल करने की चीजें हो। अगर ये सारी चीजें शुरू हो गई, फिर वो दुश्मनी वाला जो फैक्टर लेके हमारे यहाँ चला जाता है, जो वो भी एक खास लोग हैं जो लेके चलते हैं, सब नहीं। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एक सर्वे रिपोर्ट आई है हमारे यहाँ, उसमें तकरीबन 87 या 85% यूथ ने ये कहा है कि वो भारत को दुश्मन नहीं मानते। और ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ की यूथ जो है वो ये कह रही है कि हम भारत को दुश्मन मुल्क नहीं मानते। ठीक है, कुछ पॉलिसीज होती हैं हर कंट्री की जो आपस में मैच नहीं करती, वहां तक ठीक है, लेकिन ये कहना कि नहीं भारत हमारा दुश्मन है या हम भारत के दुश्मन है, ये बात जो है वो कम से कम हमारी अगर 85-87% यूथ को समझ आ गई है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग बाकी बैठे हैं, जिनके पास पॉलिसी बनाने का राइट है, जिनके पास ये है कि वो कहाँ से क्या चीज इंपोर्ट करें और क्या चीज एक्सपोर्ट करें, अगर वो ये सब कुछ नहीं समझ रहे और ये नहीं करना चाह रहे, तो ऑब्वियसली उनकी दुकानें उसी दुश्मनी के ऊपर चल रही है। जिस दिन उन्होंने कह दिया कि ना तो जी कश्मीर का इशू रहा, ना भारत से हमें कोई प्रॉब्लम है, ना भारत के साथ हमारा आम से जैसे बांग्लादेश है, जैसे बाकी कंट्रीज हैं उस तरह से हमारा बॉर्डर है, और बस ठीक है दोस्ती नहीं कर रहे लेकिन दुश्मनी भी ना पालें, तो सर उनकी दुकानें हो जाएंगी बंद। फिर किस बात के लिए वो बजट बढ़ाएंगे अपना कि जी हमने ये टैंक बनाना है और वो मिसाइल बनाना है और इधर बाढ़ लगानी है और ये करना है, तो वो सारी चीजें तो फिर उनकी रह जाएंगी। तो जाहिर है इसलिए ये चीज इसी तरीके से लेके चली जाती है, और इसी वजह से ये भारत से कोई ऐसी चीज भी जो है वो नहीं लेने के लिए तैयार जो आसानी से मिल सकती है और सस्ते दामों मिल सकती है। लेकिन जाहिर है वहां पर कहीं ना कहीं उनकी ईगो भी आ जाती है, और ईगो के साथ साथ उनका बिजनेस आ जाता है, क्योंकि बिजनेस उनका इफेक्ट ना हो, बाकी तो सब कुछ चलता रहता है। हाँ जी, भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने दोबारा, वैसे तो चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल है, ये आपस में इतना टेंशन है, लेकिन अभी पिछले महीने जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं उसके हिसाब से चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन पहुंच गया, जो कोविड के पहले $80 बिलियन होता था। तो आपस में इतने टेंशन होते हुए कि उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, इंडिया ने उनके ऐप्स बैन कर दिए, वो अभी भी बैंड हैं, और भी वहाँ से इंपोर्ट को सबको डिस्करेज करते हुए, इसके बावजूद दे आर ट्रेडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ $100 बिलियन। तो सर उन्होंने पापा जॉन्स तो नहीं बनाने ना, उन्होंने कोई कॉर्नर का प्लॉट भी नहीं चाहिए, वो डीएचए भी नहीं बनाते चाइना वाले, वो कहीं बाहर जाके कोई आइलैंड भी नहीं खरीदते। तो जाहिर है उनको तो आप मैच ना करें ना सर, हम लोग थोड़े बिजनेस माइंडेड हैं।
ये भी बात सही है। वैसे बांग्लादेश का ले लीजिए, बांग्लादेश में भी ये आपके जो ये आपका मुल्ला मौलाना क्लास काफ़ी एक्टिव रहता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं वो। लेकिन जो उनका जो कंट्री है वो इसको अपनी इकोनॉमी के बीच में बिल्कुल नहीं आने देता। बांग्लादेश इज सो प्रैग्मेटिक, और उसका नतीजा देखिए कि एक बांग्लादेशी टका जो है इस वक्त 2.08 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। और ये वही कंट्री थी जिसको भूखा बंगाली कहा करते थे, भूखा नंगा बंगाल कहा करते थे। बिल्कुल। और सर उसकी यही वजह है कि एक तो उन्होंने किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया और साथ साथ एजुकेशन पे। यानी मैंने तो अभी तक कोई ऐसे मेरी मुलाकात या बात किसी ऐसे बंगाली से नहीं हुई जो मुझे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना मिले हो या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो। तो मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कहते हैं कि काश हम भी उस वक्त बांग्लादेश में रह गए होते या उस वक्त हम भी शायद उधर ही होते तो आज हम भी आगे बढ़ गए होते। और बांग्लादेश वाले तो शायद शुक्र ही अदा करते होंगे जो आज हमारा हाल है वो देख करके अच्छा ही हुआ कि 71 की वॉर हुई और उनको हमसे अलग होने का मौका मिला, और इसी वजह से वो तरक्की भी कर गए, वरना आज यही हाल होता उनका। जी हाँ, और उन्होंने देखिए उन्होंने अपनी पॉपुलेशन उस वक्त जो थी वो 71 में जब अलग हुए थे तो उनकी पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से कोई 15% अधिक थी, ज़्यादा थी, और आज वो 30% कम है। तो ये भी अपने मुल्ला मौलाना क्लास की परवाह नहीं करके जो प्रोग्रेस के लिए जो मेजर्स अपनाने चाहिए थे वो अपनाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, और अब उस पॉपुलेशन को अच्छा खिला पिला रहे हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ गई है, पाकिस्तान से करीब 30% अधिक है पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल सर, बांग्लादेश की एग्जाम्पल हमारे सामने, अगर हम उसी को फॉलो कर ले पाकिस्तान वाले तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी जो कि एक अच्छी हुई है पिछले दिनों में पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, वो ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कराची में एटलीस्ट 2 जो मस्जिद थी उनको गिराने का ऑर्डर किया था और उन्हें गिरा भी दिया गया, ये कह करके वो इलीगल तरीके से बनी हुई है, किसी के ज़मीन पे कब्जा करके बनी है। और ये सिर्फ 2 मस्जिद नहीं है बल्कि बहुत सी और दूसरी मसाजिद ऐसी हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये नहीं बन सकती, इनको गिराया जाए, ये किसी की जमीन पे इलीगल बनी है। अब उसके ऊपर खैर मुल्ला माफिया यहाँ पे बड़ा शोर मचा रहे हैं और बहुत कईयों की वीडियो भी वायरल हुई है, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना जबरदस्त एक्शन लिया है और बात की है जो कि हमारी जैसी कंट्री में करना बहुत मुश्किल है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा